बाइक रोको अपनी। पुनीत की गर्लफ्रेंड ने उन्हें गुस्से में कहा। पुनीत कहते हैं कि मैंने अपनी बाइक रोकी और वो बाइक से उतर गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक कार वाले की वजह से उनके ऊपर पानी गिर गया है। उसने उतरकर बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है कि कैब कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो पैसे बचाने हैं, इसीलिए तुम बाइक लेके आ जाते हो। इसके बाद पुनीत की गर्लफ्रेंड ने उन्हें कुछ ऐसा कहा कि उनका पूरा दिमाग हिल गया। मेरे घर वाले मर्सिडीज चलाते हैं और तुम्हारे घर वालों ने कभी एक सिंपल कार भी नहीं चलाई है। तुम लकी हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस वक्त पुनीत 37,000 रुपए हर महीने कमाते थे, लेकिन आज पुनीत गुप्ता की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक, जो कि अब हर रोज 70 लाख रुपए कमाती है। यानी अगर वो चाहें तो हर दूसरे दिन एक मर्सिडीज खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं पुनीत की कंप्लीट लाइफ स्टोरी को। पुनीत पंजाब की लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पैक चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की है और वहीं से कैंपस प्लेसमेंट में मुंबई में इनकी जॉब लग गई थी, जिससे इन्हें हर महीने 37,000 रुपए मिलते थे। वहां पर वो रिलेशनशिप में आ गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था और वो डिफरेंस ये था कि पुनीत जितने पैसे पूरे दिन में खर्चते थे, उतने पैसे उनकी गर्लफ्रेंड स्टारबक्स की एक कॉफी में रोज खर्चती थी। इन शॉर्ट वो उनसे काफी अमीर थी। पुनीत की गर्लफ्रेंड चाहती थी कि वो जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करे ताकि उनकी अर्निंग्स इंक्रीज हो, लेकिन पुनीत अपनी जॉब से सेटिस्फाई थे। उन्हें लग रहा था कि वो एक अच्छी सैलरी कमा रहे हैं और साथ में उनके साथ उनका प्यार भी है और उन्हें लाइफ से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था। पुनीत की सोच से उनकी गर्लफ्रेंड इरिटेट हो गई थी। एक दिन वो दोनों मुंबई में पुनीत की बाइक में बैठकर जा रहे थे। पुनीत पूरी कंसंट्रेशन से बाइक को सड़कों के गड्ढों से बचाकर चल रहे थे, क्योंकि बारिश के पानी से वो भरे हुए थे। और तभी सामने से एक गाड़ी आई और वो गड्ढे के ऊपर से तेजी से चली गई, जिससे पानी पुनीत की गर्लफ्रेंड के ऊपर गिर गया। उन्हें गुस्सा आया और वो चिल्लाई, बाइक रोको वरना मैं छलांग मार दूंगी। पुनीत ने बाइक रोकी और यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड ने ये वर्डिंग्स बोले, मेरे घर वाले मर्सिडीज चलाते हैं और तुम्हारे घर वालों ने कभी एक सिंपल कार तक नहीं देखी। तुम लकी हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद पुनीत का माइंड ब्लैंक हो गया। उनकी गर्लफ्रेंड को भी लगा कि उनसे गलती हो गई और फिर वो बोली, सॉरी एक्चुअली मेरी फ्लैटमेट से लड़ाई हुई थी, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। पुनीत कहते हैं कि वो हर बार उनकी गलतियों को माफ करते थे, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट था। उन्होंने बस यही कहा, क्या मैं घर जा सकता हूँ, कल बात करते हैं। इतना कहकर वो घर चले गए। वो बहुत इमोशनल हो रहे थे और सबसे पहले तो उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि अब लाइफ में कुछ वो बड़ा करके दिखाएंगे। अगले दिन उन्होंने कंपनी में रिजाइन दे दिया और साथ में उनका ब्रेकअप हो गया। वो वापस घर आ गए और 7 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे। उनका बेस्ट फ्रेंड उन्हें हर रोज 2-3 घंटे तक कॉल करता और उनकी काउंसलिंग करता, उन्हें मोटिवेट करता कि वो दोबारा से जॉब स्टार्ट करें। उन्हें एक स्टार्टअप में जॉब मिली और स्टार्टअप वालों ने कहा कि अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ के हमारे पास आ जाओ और हम फ्लाइट के पैसे रीइंबर्स कर देंगे। पुनीत के पास सिर्फ 17,000 रुपए थे, जिसमें से 11,000 फ्लाइट में खर्च हो गए और अब उनके पास सिर्फ 6,000 बचे थे। उन्होंने वहां पहुंचते ही स्टार्टअप को बोला कि मुझे 11,000 रुपए दे दो, लेकिन स्टार्टअप वालों ने कहा कि वो मंथ के एंड में उनको उनकी सैलरी के साथ पैसे देंगे। पुनीत अपने फ्रेंड के पास रह रहे थे और उन्हें 6,000 रुपए में महीने का गुजारा करना था। स्टार्टअप में सुबह फ्री में कॉफी मिलती थी, इसीलिए पुनीत ब्रेकफास्ट नहीं करते थे और वो उस कॉफी में आधा कप चीनी डाल के पीते थे, ताकि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर पाए और पैसे बचा पाए। फिर लंच टाइम में वो एक दुकान में जाते हैं जहां 5 पूरी और छोले सिर्फ 15 रुपए में मिलते थे और ये रही उनकी थाली की फोटोग्राफ। उसे वो लंच करते और ऐसा अपना गुजारा करते और वो मैक्सिमम टाइम कोशिश करते कि वो डिनर भी स्किप कर दे। जैसे ही उनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई तो 2015 में उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और एक कंपनी खोली और उस कंपनी को नाम दिया कोड येटी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सर्विस कंपनी थी, यानी वो और लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। लेकिन 2.5 सालों के बाद उन्होंने पिवट कर लिया और एस्ट्रोटॉक बनाई और ये 2 सालों में ही अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर बन गई और उन 20 साल की कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही थी। और आज 2022 में इनकी कंपनी हर रोज 70 लाख रुपए का बिजनेस करती है। पुनीत अभी भी हम्बल है। ही स्टिल ड्राइव्स अ Hyundai ग्रैंड i10 और वो कहते हैं कि आज भी वो वैसी ही लाइफ जीते हैं जैसे वो पहले जीते थे। तो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि एबिलिटी तो सब में होती है, सवाल ये है कि हम उस एबिलिटी को इग्नाइट कब करते हैं। एक फेमस कोट है, एंगर यानी गुस्सा एक एनर्जी सोर्स की तरह है। अगर हम इसे कंट्रोल करके किसी जगह चैनलाइज कर दे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि पुनीत के साथ जो हुआ उस वक्त वो उसे नेगेटिवली लेते और किसी ड्रग्स या बाकी किसी गलत आदत में पड़ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, अपने एंगर को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट किया एंड ही अचीव्ड बिग। अगर आप भी अपने को मोटिवेट रखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आज ऑफर भी चल रहा है और 1247 रुपए की साल की सब्सक्रिप्शन और 18,000 का डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स आज सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट आता है ओयो गाय रितेश अग्रवाल। रितेश ओडिशा की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके डैड की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जबकि माँ होम मेकर थी। रितेश पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन बिजनेस की तरफ वो थोड़े इंक्लाइन थे। फॉर एग्जाम्पल, पहले रेलवे की टिकट बुक करवाने के लिए बहुत ही टाइम लगता था
जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन जब इंडिया में इंटरनेट आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई साहब बेशक 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमारी टिकट बुक करवा दो। इस वक्त रितेश 4th क्लास में थे, तो उन्हें लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने किसी तरीके से डेबिट कार्ड अरेंज किया और इंटरनेट कैफे जाके बाकी लोगों की टिकट बुक करने लग गए। ये इनका पहला बिजनेस था। ये रोज के करीबन 500 रुपए कमाते थे। उसके बाद इन्होंने सिम बेचना स्टार्ट किया। एक्चुअली एयरटेल तब इनके शहर में नया आया था और ये उसके सॉर्ट ऑफ डीलर बन गए। तो ये काफी सारी सिम लेते और ये आगे लोगों को सिम दे देते बेचने के लिए, और ये कहते कि अगर तुम 5 सिम बेचोगे तो मैं तुम्हें सामने वाली शॉप में लंच करवाऊंगा। 11th में रितेश कोटा चले गए और बीच बीच में वो दिल्ली चले जाते थे। एक्चुअली स्टार्टअप के फाउंडर्स और बाकी एंटरप्रेन्योर्स एक इवेंट करते हैं टाई दिल्ली के नाम से, जहां पर बड़े बड़े और नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। तो इन इवेंट्स में जाके जब रितेश ने संजीव बिखचंदानी जैसे दिग्गज देखे जो बाकी एंटरप्रेन्योर से बहुत ही हम्बली बात कर रहे थे, तो इन्हें लगा कि यार वाओ, ये सब तो रियल है, ये सब पॉसिबल है, मैं भी रियल लाइफ में ये सब कर सकता हूँ। इसके बाद रितेश ने होटल सर्विसेज में आने का सोचा। उन्होंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी कि किसी भी कस्टमर को नहीं पता था कि जिस होटल में वो जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक सर्विस देंगे कि हमारे थ्रू जो भी होटल बुक करवाएगा उन्हें मिनिमम फैसिलिटी तो मिलेगी ही, जैसे कि सफाई, वाईफाई एक्सेट्रा। उन्होंने इंटर्नशाला से कुछ इंटर्न्स उठाए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। इसके अलावा उन्होंने थील फेलोशिप भरी। अगर आपने पीटर थील की बुक पढ़ी है 0 to 1, तो ये वही थील हैं जो पेपैल की टीम में थे और फेसबुक जैसी कंपनीज के अर्ली इन्वेस्टर्स हैं। थील फेलोशिप हर साल 20 बच्चों को दी जाती है जिनकी एज 20 साल है और इन्हें इसमें $1 लाख मिलते हैं। इंडिया से ये थील फेलोशिप किसी को अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन रितेश ने इसे भरा और इन्हें ये फेलोशिप मिल गई। I start searching about him and then I find the Thiel Fellowship website and I apply. इसके बाद इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया और अब ओयो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जो हर रोज 1 से 1.5 लाख लोगों को रूम्स प्रोवाइड करते हैं। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि अगर कोई भी बच्चा अपने में शुरू में ये क्वालिटीज देख रहा है, वो हसल कर रहा है, कुछ बेच रहा है, तो ये सब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव इन यू कि अगर आपने हार नहीं मानी तो इंडिया का अगला यूनिकॉर्न आप ही बनाओगे। बस इस काम को छोटा मत मानिए, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग से मुझे याद आया रतन टाटा सर का एक इंसिडेंट, और ये हमारी नेक्स्ट स्टोरी है। रोल्स रॉयस इंग्लैंड की है, मर्सिडीज बेंच जर्मन है और फोर्ड अमेरिकन, टोयोटा जापान की है और वॉल्वो स्वीडन की। उन दिनों कोई भी कार इंडियन नहीं थी। 1993 में रतन टाटा सर ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो एक 100% मेड इन इंडिया कार लॉन्च करेंगे। उस वक्त सब लोगों को लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन रतन टाटा सर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने की जगह हो और साथ में वो चाहते थे उसमें स्पेस भी हो कुछ रखने के लिए, क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफी ट्रेवल करती है तो सामान की भी जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रांग हो कि वो इंडियन रोड्स को सर्वाइव कर पाए। इस सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा सर ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने 120 करोड़ का कैड का सॉफ्टवेयर लिया। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार की बढ़िया डिजाइन के लिए कैड की जरूरत पड़ेगी। डिजाइन फाइनल होने के बाद उन्हें पता था कि कैड में बने डिजाइन को असली दुनिया में लाना है। रतन टाटा सर ने इसके लिए टेल्को फैक्ट्री के अंदर 6 एकड़ की जगह अलॉट कर दी। रतन टाटा सर को निसान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड ऑटोमोबाइल लाइन के बारे में पता चला, जिससे रतन टाटा सर ने इसे काफी सस्ते प्राइस पर यानी 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज बाकी था। उन्हें ये सारा ऑटोमोबाइल मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था और ये काम काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि पहली बात तो उनके इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बड़े ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और इनको केयरफुली स्टडी भी करना होगा, क्योंकि वापस इंडिया में लाके इन्हें दोबारा जोड़ना भी था। असेंबली लाइन का टोटल वेट करीबन 4800 किलो था, जिसके लिए 650 कंटेनर्स लगे। इस सारी मशीन को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में करीबन 6 महीने लगे। फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री में सेट किया गया। ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इसमें काम कर रहे थे। रतन टाटा सर पर्सनली विजिट करने आए। उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर को अप एंड डाउन जाना पड़ता था। अगर फैक्ट्री में रोज 300 कारें बनाई जाएंगी तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा। रतन टाटा सर ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह की कमर तोड़ने वाला काम करें। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को 500 मीटर की असेंबली लाइन के ऊपर से जाना पड़ता था, तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल ऑर्डर कर दी ताकि आने जाने में एनर्जी वेस्ट ना हो। 1998 में कार एग्जीबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो पूरी तरह से इंडियन मेक थी। एक आदमी ने कमेंट किया, वाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहिनूर गाड़ी में बैठ के आया हो। रतन टाटा सर ने अपनी इस नई कार को नाम दिया इंडिका। लॉन्च के 1 महीने के बाद ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर पे होल्ड कर लिया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कई सारे यूनिट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे। टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ रुपए खर्च करके प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर कस्टमर केयर कैंप खुलवाए जहां पर कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स रिपेयर करवा सकते थे। रतन टाटा सर ने कस्टमर्स को यकीन दिलवाया कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।
लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को अभी भी अपने देश में बनी हुई चीज पर डाउट था। लोग बोल रहे थे कि इंडिया देश में बनी है, इसीलिए सारे पार्ट डिफेक्टिव हैं। इन बातों से रतन टाटा सर को काफी दुख हुआ। फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू डिजाइन इंडिका 2.0 लेके आई, यानी वर्जन 2, और इसके साथ ही रतन टाटा सर ने प्रूव कर दिया कि हम लोग भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की चीजें बना सकते हैं। इस स्टोरी में हमारी लर्निंग ये है कि हर चीज छोटी विजन से स्टार्ट होती है। पहले हर चीज सपना होता है, लेकिन जो अपने सपनों पर यकीन कर लेता है और उस पर मेहनत करता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इसलिए आज इंडिया सिर्फ कार नहीं बल्कि रॉकेट्स भी बनाता है। नेक्स्ट स्टोरी है अशनीर ग्रोवर की। भारत पे के फाउंडर शाश्वत नकरानी कंपनी की टेक्नोलॉजी देखते थे और अशनीर कंपनी का सारा बिजनेस और स्ट्रैटेजीज हैंडल करते थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब लोग गूगल पे या पेटीएम से कोई पेमेंट करते हैं तो कस्टमर्स को तो नहीं पर वेंडर्स को यानी दुकानदारों को 1.5% ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ती है। ये इंडियन दुकानदारों के लिए काफी ज्यादा था। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पर पेटीएम पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो कोई कस्टमर जिसके पास गूगल पे है वो उससे पेमेंट नहीं कर सकता। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पेमेंट इम्पॉसिबल थी। अशनीर ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और डिसाइड किया कि भारत पे में कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं होगा। इसके अलावा भारत पे क्रॉस प्लेटफॉर्म भी एक्सेप्ट करेगा, यानी चाहे वेंडर के पास गूगल पे हो या पेटीएम हो, अगर आपके पास भारत पे होता है तो आप उन्हें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह गूगल पे और पेटीएम जैसे दिग्गजों को भी भारत पे ने टक्कर दे दी। पर सवाल ये उठता है कि अगर हर ट्रांजैक्शन फ्री है तो भारत पे पैसे कैसे कमाता है। दरअसल अशनीर ने मार्केट की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि बाजार में छोटे मोटे मर्चेंट्स को आसानी से लोन नहीं मिलता। बड़े बैंक्स के पास कोई तरीका नहीं था जिससे वो इन दुकानदारों की क्रेडिट रेटिंग चेक कर पाए, यानी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अगर किसी वेंडर को लोन दिया जाए तो ये रिस्की होगा या नहीं। भारत पे पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता था और एआई की मदद से वो सारे दुकानदारों को क्रेडिट रेटिंग देते थे। वो ये जानते थे कि किस वेंडर के पास हर महीने कितना पैसा आता है और उसे लोन देना सही होगा या नहीं। और अगर किसी की क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो उन्हें लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं। इस तरह से भारत पे ने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया और पैसे भी कमाए। इसे कस्टमर्स को एक और फायदा भी हुआ। जो इंस्टॉलमेंट्स भारत पे को पे की जाती थी वो महीने के एंड पर या शुरू में डिडक्ट नहीं होती थी, बल्कि हर रोज एक छोटा अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेंडर 3,000 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो हर रोज उसके अकाउंट से सिर्फ 100 रुपए डिडक्ट होंगे, ना कि एक साथ महीने के एंड पर 3,000 रुपए। इससे दुकानदारों को भी आसानी हो जाती थी और भारत पे भी अपना प्रॉफिट कमा लेता था। इन सब के पीछे थे अशनीर ग्रोवर, जिन्होंने स्टार्टअप करने से पहले कोटक और अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया था। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया था और वो जानते थे कि लोन्स मिलने में किसे आसानी होती है और किसे नहीं। इसके बाद जब उन्होंने दूसरी कंपनी ग्रोफर्स ज्वाइन की तो वहां भी उन्हें 1-to-1 दुकानदारों से मिलने का मौका मिला और उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस भारत पे में इस्तेमाल किए। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है उनकी ऑब्जर्वेशन। वो कोई चीज करते हैं तो उसमें से लेसन सीख लेते हैं। वो अपने आसपास प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं ताकि वो उन्हें सॉल्व कर सके। इस लेसन से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम करना काफी नहीं है अगर हम उससे कुछ नया नहीं सीख रहे। हम जो भी करें हमें उस काम से कुछ सीखना है और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते रहना है। एक्सपीरियंसेस का कोई फायदा नहीं अगर हम उस पर एक्शन ना ले पाए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। और हाँ, गीगल ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो आज ऑफर है और 499 रुपीज में 1 साल की सब्सक्रिप्शन और डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स ले सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।